हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। किसके? बिजनेस मैनेजमेंट के, या आप जिसको बिजनेस स्टडीज़ भी बोलते हो। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज़ के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस है। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, एक लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड। इट मीन्स दोनों में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस जो होंगे बहुत हद तक आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, जो ट्रेंड है। ओके, और सेकेंडली आपका जो मैच द फॉलोइंग है, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। सो ये दोनों के आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओके, @study miles 2020 बिना स्पेस के। आप इस चैनल पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट है आपको कि आपको पीडीएफ्स मिल जाएगा ऑफ पेपर 2 के, पेपर 1 के। उसके बाद डेली क्विज कंडक्ट होता है एट 7 PM। इनिशियल में आपका स्टार्टिंग में पेपर 1 का क्विज होगा एंड देन पेपर 2 कॉमर्स का क्विज होगा। सो आप इन सब के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट्स तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। जैसा भी एनटीए का जो भी अपडेट निकलेगा आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। So for these benefits you all can join my telegram channel. Link is in the description box or simply you have to search study miles with SS on the telegram चैनल का जो सर्च बार है, आपको उस पर भी मेरा चैनल डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा मैच द फॉलोइंग। 2 लिस्ट आर गिवन ओवर है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। आपको सिंपली लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऑप्शन ए सेल्स स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टिंग, लाइन एग्जीक्यूटिव, स्टाफिंग। और यहाँ पे है एडवाइजरी फंक्शन, मैन पावर डेवलपमेंट, गाइडिंग फंक्शन, मैनेजेरियल अथॉरिटी। सो पहले तो इजी वाले से आप मैच करो। स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है? हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है? सिंपली आप सही आदमी को सही जगह पे रख रहे हो, मीन्स पुटिंग द राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस। ये होता है स्टाफिंग का मीनिंग। तो स्टाफिंग इसमें से कौन सा जा रहा है? मैन पावर डेवलपमेंट। मैन पावर डेवलपमेंट, आप मैन पावर को डेवलप कर रहे हो, उसको उसके सही स्थान पे रख रहे हो। तो स्टाफिंग डी का मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डी का 2 मेरा कहाँ का है? ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। ओके, अब है लाइन एग्जीक्यूटिव्स। लाइन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो मेरा फर्स्ट लाइन जो अथॉरिटीज़ जो होते हैं उनको हम लाइन एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। तो ये क्या हो जाता है? मैनेजेरियल अथॉरिटी हो जाता है। तो सी मेरा 4 से होगा। अब D2 है, C4 कहाँ है? इन दोनों में C यहाँ है, तो मेरा ऑप्शन बी निकल के आएगा। फर्स्ट का क्या होगा? ऑप्शन बी। आपके अगर 2 ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो सारा ऑप्शन है वो खुद ब खुद मैच हो जाएगा, अगर आपको बाकी के ऑप्शंस नहीं भी पता है तो भी। फिर स्टाफ एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा? मेरा एडवाइजरी फंक्शन हो जाएगा। डायरेक्टिंग क्या? डायरेक्टिंग में हम डायरेक्ट करते हैं, मीन्स हम गाइड करते हैं। सो बी का 3 होगा, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्योल। वेरी इजी क्वेश्चन। थर्ड है दैट इज द हार्मोनाइजिंग और सिंक्रोनाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो कौन सा ऐसा इसमें से डेफिनेशन है जो हार्मनी देता है, यूनिटी देता है, सिंक्रोनाइज करता है किसको? इंडिविजुअल के एफर्ट्स को। किस पर्पस के लिए? फॉर अचीविंग ग्रुप गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इनके गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हार्मनी और यूनिटी देता है? दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो सेम यही डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है। FW टेलर मैनेजमेंट क्या होगा? ये क्या इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी थ्रू एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सो ए का 4 होगा।
देन है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या दिया था, ये रूल्स और रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ है मेरा, थर्ड वन। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का क्या होगा, सी का 2 होगा, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, चेस्टर बर्नार्ड और ह्यूगो मॉन्स्टरबर्ग, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। सो ए और बी मेरा मैच हो गया था, तो ए 4 है, बी 3 है, सो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। न्यूमैन एंड समर, इन्होंने कौन कौन से फंक्शंस दिए थे, इन्होंने फंक्शंस दिया था, प्लानिंग दिया था, कंट्रोलिंग दिया था और ऑर्गेनाइजिंग दिया था, सो ए का 1 हो जाएगा। देन हेनरी फ्यूल ने क्या क्या दिया था, हेनरी फ्यूल ने दिया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सो मेरा क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉप दिया था, ये है ऑप्शन 4। अकाउंट्स ऑन डोनेल ने कौन सा दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सो ए का 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3, सो 5 का भी क्या है मेरा, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कह रहा है, वन कैन हैव पावर विदाउट हैविंग अथॉरिटी, किसी के पास अगर पावर बिना अथॉरिटी के पावर हो सकता है, तो यस हो सकता है डेफिनेटली। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं भी है बट स्टिल आपके पास पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सपोज़ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है, कोई बच्चा है जो क्लास का मॉनिटर है, उसके पास मॉनिटर है तो क्या होगा, उसके पास पावर होगा कि वो बच्चों को शांत कराए, ठीक है, वो कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन करे, पेन चौक डस्टर ख़त्म हो गया है तो वो ऑफिस से जाकर के ले आए, उसके पास ये पावर है, बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है। वो अगर कोई स्टूडेंट बदमाशी कर रहा है तो वो उसे मार नहीं सकता है, उसे पीट नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। हाँ, उसके पास पावर है, वो जाके शिकायत कर देगा या कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, डांटेगा, बट वो उसे हाथ नहीं लगा सकता, मार नहीं सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पावर है तो अथॉरिटी हो ही हो, बिना अथॉरिटी के भी पावर होती है। सो वन कैन हैव पावर विदाउट हैविंग अथॉरिटी, करेक्ट है, बिकॉज पावर विद अथॉरिटी, पीपल विद अथॉरिटी हैव पावर, ठीक है, अथॉरिटी अगर है तो पावर तो डेफिनेटली है, बट पावर अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी हो ही हो। तो बोथ करेक्ट है और रीज़न भी इसका करेक्ट डिफाइन करता है। सो हेंसफोर्थ 7 का क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 7 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, 7 का है। एर्गिरोस ओसी, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था एन इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशन, ए का 1 हो जाएगा। ओके, फिर एटकिंसन JW, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया था। रॉबर्ट ने द वर्ल्ड ऑफ वर्क दिया था और BF स्किनर ने पर्सनल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल दिया था। तो 7 का सारा सीधा सीधा आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ये सारे थ्योरी हैं, ये सारे बिना आपको क्रैमिंग किए काम नहीं चलेगा, आपको इनको क्रैम करना होगा, रोट लर्निंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रेपवाइन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, टाइम एंड मोशन स्टडी और ऑप्शन लास्ट क्या है, बजट। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अब देखो ग्रेपवाइन क्या होगा मेरा, एक कम्युनिकेशन के एक फॉर्म है, कम्युनिकेशन का फॉर्म बोले या तो हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोले, जिसमें क्या आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस यूनिट वेरी वेल, हमने इस कम्युनिकेशन का मैराथन बहुत अच्छे से कराया है, एक एक चीज़ों उसमें कवर है, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेपवाइन क्या है, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है मेरा, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें से एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है।
टेलर ने दिया था। और बजट क्या है, एक टूल, एक मेथड है कंट्रोल करने का, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का एक मेथड है, टूल है। सो ए का 4 यहाँ उल्टा हो गया है, ओके सॉरी, ए का 3, देन ए का 3 है, बी का 4 है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 है, दैट इज ऑप्शन डी आपका होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, सॉरी ये होगा सी होगा, डी का तो नीचे दिया हुआ है ना, हाँ सी होगा। ए का 3 है, बी का 4 है, देन सी का 1 है, ओके, और डी का क्या लास्ट में 2 है। सो ऑप्शन तो सी होगा आपका करेक्ट आंसर। 3 4 2 1 है ना। ए का क्या है, ए का 3 हो गया, बी का क्या है, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया 1, तो 3 4 2 1 सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे स्पेस ज़्यादा हो गया, आप यहाँ से देख लेना 3 4 2 1। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 9 है, टुडे मैनेजर्स, अगेन एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। टुडे मैनेजर्स विथ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड स्किल आर प्रेफर्ड टू मैनेजर्स विथ एक्सपर्टीज अलोन। हाँ, आज के जो मैनेजर्स हैं अगर उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ है या स्किल्स है तो उनके पास एक्सपर्टीज़ रहता है मैनेजर की, हाँ रहता है। द मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नाउ एम्फेसाइज मैनेजिंग पीपल एंड प्रोसेस, क्योंकि आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंजेस आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे एम्फेसाइज करता है, पीपल को मैनेज करने में और उसके प्रोसेस को मैनेज करने में ये एम्फेसाइज ज़्यादा करता है। तो अगर आपके पास कोई किसी तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, किसी तरह का आपके पास कोई पावर नहीं होगा तो फिर आप नहीं मैनेज कर पाओगे। सो एजर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है कि मैनेजर विथ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड स्किल आर प्रेफर्ड टू मैनेजर्स विथ एक्सपर्टीज अलोन बिकॉज मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आर नाउ एम्फेसाइजिंग ऑन मैनेजिंग पीपल एज वेल एज देयर प्रोसेस। सो 9 का क्या होगा, 9 का ए होगा। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Done. 10. Again assertion or reasoning. According to Taylor, one best way of doing each task leads to increase in productivity in organization. हाँ, टेलर क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने एफिशिएंसी पे काम किया था। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, जो मैन मटेरियल पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया था, तो उन्होंने इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन किया था। ओके, इट वाज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू फाइंड आउट दिस वन बेस्ट वे। उस टाइम पे सिर्फ अकेला मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि कौन सा बेस्ट वे हम फाइंड आउट करें जिससे मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम गोल्स तक ईजिली पहुंच पाए। तो हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट अगर आप रिलेट करना चाहोगे तो रिलेट नहीं करेगा। ये सिंपली प्रोडक्शन इंक्रीमेंट पे बता रहा है और रीज़न क्या बता रहा है कि ये काम सिर्फ मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वही अकेले कर सकता था। तो दोनों ही मेरे क्या है, सही है, बट रीज़न डज नॉट एक्सप्लेनिफाई टू एजर्शन। रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है एजर्शन का। सो हेंसफोर्थ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 10 का सी। चलो नेक्स्ट, फोरकास्टिंग क्या होता है। फोरकास्टिंग मेरा प्लानिंग में आता है, हम प्लान करते तो फोरकास्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि क्या मेरे लिए बेटर है, क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ है, फोरकास्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, लीडिंग होगा। चलो, सिलेक्शन ऑफ मैनेजर। सिलेक्शन ऑफ मैनेजर क्या है मेरा, स्टाफिंग है। और स्टैब्लिशमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा मेरा, कंट्रोलिंग हो जाएगा। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को जो हम हैं स्टैब्लिश कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हम कंट्रोल करेंगे, जो वे अगर किसी तरह का डेविएशन होगा तो उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। सो मेरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 11 का डी। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 होगा और डी का 1 होगा। 2 3 4 1 डी होगा करेक्ट आंसर। अगेन एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द थ्योरी एंड हाइपोथेसिस ऑफ Erigeris suggests no relationship between personal development of the individual and the organizational situation.
नहीं, इन्होंने जो थ्योरी दी थी एरगिरिस ने, इन्होंने कहा था कि रिलेशनशिप होता है पर्सनल डेवलपमेंट में और एक ऑर्गेनाइजेशनल में। अगर ऑर्गेनाइजेशनल सही ढंग से काम करेगा तो इंडिविजुअल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छा होगा एंड वाइस वर्सा। रीज़न है द प्रिंसिपल्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन ओपिनियन ऑफ एरगिरिस आर इनकॉन्ग्रुएंट टू द नीड्स ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग्स। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब होता है नॉट अकॉर्डिंग टू। ये स्टेटमेंट सही है कि जो उसके जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी पॉलिसीज़ है, एरगिरिस के अकॉर्डिंग क्या था, वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के अकॉर्डिंग के एकदम इंटायरली ऑपोजिट था। हाँ, इन्होंने ये कहा था, बट ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या एकदम गलत है। इन्होंने कहा था कि एक रिलेशनशिप होता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में और ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में। ठीक है, तो इसका रीज़न करेक्ट होगा बट एजर्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इम्प्लाइज द अवॉइडेंस ऑफ ऑल स्प्लिंटरिंग एफर्ट्स। स्प्लिंटरिंग मतलब होता है एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। ब्रेक डाउन ऑफ इनटू स्मॉलर पीसेस, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। कोऑर्डिनेशन क्या इम्प्लाई करता है कि जितने भी जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे उसको वो अवॉइड करता है। अब जैसे कोई बंदा है, कोई भी काम कर रहा है कि उसको जो गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए पैकिंग इसको करना है, ठीक है, लेबलिंग किसी और को करना है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स का किसी और को ध्यान देना है, मतलब अलग अलग टाइम पे करना है। तो इन सारे एफर्ट्स को अगर हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करेंगे कि अलग अलग बंदे को दे दिया जाए, अगर एक सिर्फ पर्सन ना काम करके अलग अलग लोग को काम किया जाए और एक कोऑर्डिनेट वे में उनको काम दिया जाए तो वो काम ज़्यादा अच्छे से होगा। तो कोऑर्डिनेशन ये इम्प्लाई करता है कि अवॉइडेंस ऑफ स्प्लिंटरिंग एफर्ट्स को अवॉइड करना। फिर नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द 4 बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ, 4 बेनिफिट है कोऑर्डिनेशन के, जिसमें से एक क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट रीज़न जो है मेरा वो किसी तरह का एजर्शन को मैच नहीं कर रहा है। रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14 है एजर्शन और रीज़न का। द नेग्लेक्ट ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ टेलरिज्म। हाँ, ये करेक्ट है कि टेलरिज्म का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन साइड है, जिसको हम सोशल साइड भी कहते हैं, वो उसको वो इग्नोर करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। रीज़न सही, एजर्शन सही है। नाउ सी व्हाट द रीज़न सेज। टेलर एंड हिज फॉलोअर्स हैड व्यूड ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिकली। मैकेनिस्टिकली क्या होता है कि मतलब जो ह्यूमंस हैं उनको हम मशीन्स समझें, वो मशीन्स की तरह काम करें, ऐसा टेलर समझते थे। ऐसा वहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि जो ह्यूमंस हैं उनको लोग मशीन की तरह समझते हैं। तो टेलर एंड हिज फॉलोअर्स हैड व्यूड ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिकली, ये भी करेक्ट है। और अगर इन दोनों को कनेक्ट किया जाए, सपोज द नेग्लेक्ट ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन one of the major criticism of Taylorism because Taylor and his followers had viewed organization mechanistically। तो ये बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है। दैट इज assertion और रीज़न दोनों ही करेक्ट है एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो 14 का क्या होगा, मेरा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस, न्यू क्लासिकल बिहेवियरल साइंस अप्रोच। सबसे इजी है मेरे लिए अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन किससे मैच करेगा, एल्टन मायो ने, इन्होंने ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। C4 कहाँ कहाँ है, बी में है और डी में है। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किन्होंने दिया था, FW टेलर थे। सो ए का 1 हो जाएगा, ए का यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा निकल के आ गया डी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किन्होंने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था। और न्यू क्लासिकल बिहेवियरल साइंस अप्रोच,
ये किन्होंने दिया था, ये मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था। बचा क्या, मार्शल। इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ऑप्शन जो मेरे निकल के आते हैं वो हैं डी, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, अब मेरे को ईयर मैच करना है। एक्स एंड वाई थ्योरी कब मिला था, 1960 में। रिसोर्स पॉसिबिलिटी कब हुआ था, ये 1978 में। जेड थ्योरी 1981, वर्क एंड मोटिवेशन 1964। मैंने जानबूझ के सीक्वेंस में दिया ताकि आपको इजी हो याद करने में। एक्स एंड वाई थ्योरी 1960, 1978 में रिसोर्स पॉसिबिलिटी। जेड थ्योरी या इसको जी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, जी थ्योरी भी कहते हैं, 1981। वर्क एंड मोटिवेशन 1964। 1 2 3 4 1 2 3 4 18 का, सॉरी 17 का क्या हो जाएगा, 17 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी है करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। चेस्ट आई बर्नार्ड, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, कैट्स एंड कैन। तो ए का क्या हो जाएगा, चेस्ट बर्नार्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी, ओपन सिस्टम थ्योरी, ए का 3 होगा। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दिया था, ए का 4। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप दिया था। और कैट्स एंड कैन ने कौन सा दिया था, दैट इज बचा मेरा डी का 2, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ आ गया, यहाँ पे होगा एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 एंड 2, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 3 4 1 एंड 2। आगे चलते हैं। एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। अ मैनेजर डीलिंग विथ ट्रेंड सबॉर्डिनेट्स कैन अफोर्ड टू ऑपरेट ऑन अ वाइडर स्पैन। हाँ, अगर कोई मैनेजर है अगर ट्रेंड सबॉर्ड्स के साथ अगर वो डील कर रहा है तो ऑपरेट कर सकता है वाइडर स्पैन में, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पैन है उसको वो थोड़ा और बड़ा कर सकता है, ठीक है। रीज़न क्या है, ट्रेंड सबॉर्डिनेट्स कैरी ऑन देयर फंक्शंस विदाउट वेरी फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू द सुपीरियर। हाँ, अगर सबॉर्डिनेट्स अगर आपके ट्रेंड है तो उन्हें सुपीरियर की उतनी ज़रूरत नहीं होगी, वो बहुत हद तक जो काम है, जो भी उनको टास्क दिया गया है वो अकेले वो कर सकेंगे। तो एसर्शन और रीज़न दोनों ही मेरा करेक्ट है, और रीज़न जो है जस्टिफाई कर रहा है एसर्शन को। अ मैनेजर डीलिंग विथ trained subordinates can afford to operate on a wider span because trained subordinates carry on their functions without very frequent, मतलब बहुत कम frequent रेफरेंस लेंगे वो सुपीरियर का, मीन ज़्यादा से ज़्यादा काम वो खुद अकेले ही करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में तो फिर वो सुपीरियर के पास जाएगा। सो 19 का भी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, MBO is an effective way of planning and organizing. Employees participate in setting objective. Assertion क्या, MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और एक और टर्म होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स नाम से क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, आपके कंपनी के गोल्स, जो भी कंपनी के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सारे मिलके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि अब मैनेजर जो है वो पूरी कंपनी को तो नहीं चला सकता है, कंपनी का जो ओनर है मैनेजर वो पूरे कंपनी को नहीं देख सकता, तो वो वही काम देखता है जो बहुत इमरजेंसी वाला काम हो। वो बाकी जितने भी जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो काम असाइन कर देता है, और अगर बहुत इमरजेंसी होता ही है तो फिर उस केस में मैनेजर सामने आता है। मीन्स हर काम के लिए मैनेजर को आप नहीं बुला सकते हो, बहुत सारा काम है जो आपको सबॉर्डिनेट्स को बांटना होगा, डेलीगेट करना होगा। डेलीगेशन हम लोग पढ़े ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो एक्सेप्शन वही है कि मैनेजर हर काम को नहीं देखेगा, वो सिर्फ वही काम को देखेगा जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी।
एकदम लेमन लैंग्वेज में यही मीनिंग है दोनों टर्म्स का. सो MBO इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. हाँ करेक्ट है. एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है. बट दोनों जो सेंटेंस है, दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो बी होगा इसका करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फिलिंग हमने किस में पढ़ा था? स्टाफिंग में पढ़ा था ना, कि स्टाफिंग में क्या होता है? राइट पीपल को राइट जगह हम बैठाते हैं. प्लेसिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, दैट इज स्टाफिंग. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. ब्रेक इवन चार्ट नियरली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंसेस in such a way to show that volume revenue exactly cover expenses. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन चार्ट या ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आती है. मीन्स अगर आपने 50 रुपये लगाए हैं किसी सामान को ख़रीदने में, तो 50 रुपये में ही सेल आप करोगे. मीन्स ज़ीरो प्रॉफिट नो लॉस. ना आपको लॉस हुआ ना आपको प्रॉफिट हुआ. तो ब्रेक इवन चार्ट क्या डिपिक्ट करता है? रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? सेल्स के बीच में और एक्सपेंस के बीच में, कि जो भी आपने रेवेन्यू कमाया है वो कवर करते रहा है आपके एक्सपेंस को. यही होता है ब्रेक इवन चार्ट. सही है ये. द ब्रेक इवन चार्ट शोज दैट एनी लेसर वॉल्यूम ऑफ सेल्स द कंपनी वुड सफ़र अ लॉस एंड एट अ ग्रेट वॉल्यूम सेल्स इट एन्जॉयज प्रॉफिट. एजर्शन क्या कह रहा है? कि अगर सेल्स, अगर किसी टाइम अगर मेरी सेल्स जो है वो कम हुई है तो ऑब्वियस है मेरे को कंपनी में लॉस होगा. अगर सेल्स आपकी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. यहाँ पे प्रॉफिट कम होगा, यहाँ पे लॉस कम होगा. अगर सेल्स मेरी कम है तो ज़ाहिर है लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा. अगर किसी टाइम सेल हमने ज़्यादा की है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लॉस भी कम होगा. सिंपली यही बोला गया है. द ब्रेक इवन चार्ट शोज दैट एट एनी लेसर वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर कभी सेल्स मेरी कम हुई है, यहाँ सेल्स कम हुई है तो कंपनी वुड सफ़र अ लॉस. लॉस क्या है? मेरा ऊपर जा रहा है. एंड एट अ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स अगर ज़्यादा है किसी टाइम, देन द कंपनी एन्जॉयज प्रॉफिट्स. यही कहा गया और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को. तो 22 का ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर. डन. चल नेक्स्ट. एजर्शन और रीजनिंग है. अ टेनेट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेनेट क्या होता है? मेरा प्रिंसिपल होता है. अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कोऑपरेशन एंड हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स. हाँ करेक्ट है. रीज़न, टेलर बिलीव्ड इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. नहीं, टेलर किस में बिलीव करता था? साइंटिफिक मैनेजमेंट में बिलीव करता था कि साइंस को लगा के हम काम करेंगे, साइंटिफिक टेक्निक्स को लगा करके ही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी एक ऑर्गेनाइजेशन में. यही तो टेलर ने कहा था ना. एजर्शन सही है मेरा, रीज़न गलत है. 23 का क्या होगा? सी होगा. ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स. लास्ट 2 क्वेश्चंस. अगेन मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं. FJ रॉयथइज़बर्गर एंड डिक्सन ने क्या दिया था? एल्टन मायो ने, या मायो होगा, डॉगलस में ग्रेगोर और रेंसिस लिकर्ट, इन लोगों ने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दी है. किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है देखते हैं. FJ रॉयथइज़बर्गर एंड डिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है मैनेजमेंट एंड वर्कर की थ्योरी, दैट इज ए का 3. देन एल्टन मायो ने क्या दिया है? एल्टन मायो ने दिया है प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये वाली थ्योरी. डॉगलस में ग्रेगोर ने कौन सी थ्योरी दी है? सी का यहाँ पे जाएगा ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, सी का 2. और रेंसिस लिकर्ट ने कौन सी थ्योरी दी है? डी का 1. दैट इज क्या होगा मेरा? इसका ऑप्शन बी होगा, ए का 3. बट आई हैव अ डाउट, क्योंकि एल्टन मायो जो है
वो ह्यूमन रिलेशंस की उन्होंने बात कही थी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, मुझे भी। सो ये क्वेश्चन का आप आंसर जो है अभी सही मत कंसिडर करना, ओके, क्योंकि एल्टन मायोनेज जो है वो ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे बी का ऑप्शन क्या है, बी का ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। सो ये क्वेश्चन को अभी आप होल्ड पे रखिए, इसका जो करेक्ट सही आंसर होगा वो मैं कमेंट में आपको बता दूंगी, ओके। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज नॉट अ कंट्रोल टेक्निक। Reason है the principle of management by exception was first propounded by F.W. Taylor. See, management by exception क्या है, टेक्निक है मैनेजमेंट कंट्रोल का। मैनेजमेंट कंट्रोल का क्या है, एक टेक्निक है। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो एजर्शन गलत हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर। हाँ, इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था। तो एजर्शन मेरा क्या है, ए फॉल्स है और रीज़न मेरा ट्रू है। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कैसे कंट्रोल टेक्निक है, क्योंकि इसमें जो भी आप बिजनेस में जो अप्लाई करोगे, जो भी पॉलिसीज़ रूल्स अप्लाई करोगे, वो एम्प्लॉयज़ को क्या देगा, एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि उसे वो डिसीशंस लेने हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव भी करना है। इस वजह से क्या है, ये मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक है। कंट्रोल लगाता है मैनेजमेंट कि आपको, अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो आपको वो टास्क फुलफ़िल करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, okay, so it is a technique of management control. management by exception is a technique of management control और ये F.W. टेलर ने दिया था। so इस वजह से क्या हो जाएगा, ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा, ओके। सो ये थे मेरे आज के 25 क्वेश्चंस। होप सो आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। पीपीटीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस को पहले अटेंड कर लीजिएगा और उसके बाद वीडियो देख के अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।